स्टार्ट करें। साहिल जी, आप फिजिक्स कहीं से भी करें, पढ़ाई करें, पर कुछ भी लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा हमें। यस। आप कहाँ से करते हैं, ये आपसे पूछा किसी ने? जानकारी ना दें किसी को, पढ़ाई पे ध्यान दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज और कल बेटा इस चैप्टर को हम लोग फिनिश कर रहे हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? ठीक है। हाँ, जानकारी ना देना ही आपका बचाव है, दूसरों को बचाएं। एक सेकंड दें। चलिए चालू करते हैं। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं कल के लेक्चर के बाद? कल क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी बता दो, चैट में बताओ जल्दी से क्या क्या पढ़ा था। यस। हाँ, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, कल हमने राइबोसोम पढ़ा था, तो कौन बच्चा बताएगा कि 80s में कौन सी दो सब यूनिट होती है? 60-30, 60-40, 60-40 होती है। 40 में कौन सा एस आर आर एन ए होता है? कौन सा एस होता है? 18s। ठीक है। और 60s में 23s? नहीं, 28s, 5.8s, 5s। ठीक है। एस को हम क्या बोलते हैं? स्वेडबर्ग कांस्टेंट। राइबोसोम क्या है, मेम्ब्रेन है कि नहीं? नहीं है। राइबोसोम किसका बना है? राइबो न्यूक्लिक एसिड का, आरएनए प्लस प्रोटीन है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। और कौन होता है? वायरस भी होता है। आरएन राइबोसोम के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है। किसने डिस्कवर किया? पैलेड ने। किसने डिस्कवर किया? पैलेड ने। ठीक है। यस। ठीक है। यस। ठीक है। हाँ, चलें आगे। चलें। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन और क्या चलता है? प्रोटीन सिंथेसिस चलती है। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन और क्या चलती है? प्रोटीन सिंथेसिस चलती है। एरोबिक रेस्पिरेशन और क्या चलती है? प्रोटीन सिंथेसिस चलती है। यस। यस। ठीक है। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ कि ईटीएस कहाँ होती है? इनर मेम्ब्रेन पर। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में किसमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है? इनर मेम्ब्रेन पे है। क्यों? क्योंकि उस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। F0 F1 नाम के पार्टिकल जो होते हैं जिससे एटीपी बनती है, वो कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में? वो मिलता है इनर मेम्ब्रेन पर। सारी चीजें याद हो रही हैं आपको? पोरिन्स नाम की प्रोटीन कहाँ मिलेंगी माइटोकॉन्ड्रिया में? आउटर मेम्ब्रेन पर मिलती है। उसके अलावा किस तरह का डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में? डबल स्ट्रैंड होता है, सर्कुलर होता है। कितना होता है? एक होता है। ठीक है। राइबोसोम कौन से टाइप के होते हैं? 70s। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करता है? बाई फिजन डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है? बाई फिजन डिवाइड करता है। अब हम यहां से आगे जाएंगे, हम प्लास्टिड्स की बात कर रहे हैं। पूरा फोकस रखना ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा, शायद आप इस चीज को समझ सके। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले हेट्रोट्रॉफ आए थे या ऑटोट्रॉफ आए थे, मुझे बताना। देखो, पहले क्या हुआ था बेटा? सबसे पहले अर्थ पर कीमो हेट्रोट्रॉफ आए थे, मतलब पानी के अंदर लाइफ इवॉल्व हुई थी। और उसमें क्या हुआ था? उस पानी में, जो पानी था ना हमारे पास, उसमें क्या हुआ था? केमिकल रिएक्शंस होते थे, उससे वो एटीपी यूज करते थे। तो कीमो हेट्रोट्रॉफ हमारे पास आए थे सबसे पहले। सबसे पहले क्या आए थे? कीमो हेट्रोट्रॉफ हमारे पास आए थे। फिर हमारे पास कौन से आए? फिर हमारे पास क्या हुआ? फोटो ऑटोट्रॉफ आए। फोटो ऑटोट्रॉफ कौन से थे? जो लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में क्या करते थे? फोटोसिंथेसिस कर पाते थे।
उसके बाद मेरे पास क्या आते हैं, प्लास्टिड्स आए हैं। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, अगर मैं आपसे कहूं कि पहले पिगमेंट आए हैं कि प्लास्टिड्स आए हैं, पहले पिगमेंट आए हैं। पिगमेंट क्या काम करते थे, लाइट को कैप्चर करते थे, बैक्टीरिया में भी होते थे। बैक्टीरिया में कोई स्ट्रक्चर है जो पिगमेंट को लगता है, क्रोमेटोफोर। कौन सा स्ट्रक्चर है, क्रोमेटोफोर, जिसपे क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट होते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल में कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स आए, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, प्लास्टिड्स का नाम देते हैं। अब क्या है बेटा, आपको समझना पड़ेगा, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपने कभी कोई चना, चना मतलब ग्राम, चने, चना होता है ना, चना, काला चना, उसको अगर पानी में भिगो दिया और उसमें से वो स्ट्रक्चर निकल आया व्हाइट कलर का, जब तक उस पर लाइट नहीं पड़ती वो हरा नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि प्लास्टिड्स जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, शुरुआत में कैसे होते हैं, थोड़ा अनडिफरेंशिएटेड से होते हैं। जब उन पर लाइट पड़ती है तब वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब आपने समझना पड़ेगा, प्लास्टिड्स की अलग अलग टाइप होती है और एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है, जल्दी बताओ बेटा। यहां तक क्लियर है, चलें आगे। चलिए आगे, तो हमने क्या टॉपिक पढ़ा है मैं बता देता हूं। सबसे पहले प्लास्टिड्स किस में नहीं मिलते, प्लास्टिड्स प्रोटोजोआ में नहीं मिलते, फंजाई में नहीं मिलते, एनिमल्स में नहीं मिलते। प्लास्टिड जो होता है बेटा सारे प्लांट सेल में मिलते हैं, उसके अलावा यूग्लिनॉइड्स में मिलते हैं। प्लास्टिड्स कैसा होता है, लार्ज साइज का है, और उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चे, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स। और वो किसमें दिखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। किसमें दिखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिख जाते हैं, अगर उन पे पिगमेंट प्रेजेंट हो। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि बेटा प्लास्टिड्स कलर्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू पिगमेंट्स, ठीक है। हमारे पास तीन तरह के प्लास्टिड्स हैं। एक हमारे पास ग्रीन प्लास्टिड है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। वो हरी ब्रांच लीफ सब में होता है, पर ज्यादा अमाउंट में किस में मिलता है, लीफ में मिलता है। उसके अलावा बेटा हरे रंग के अलावा अगर कोई और कलर हो, जैसे ऑरेंज, रेड, वहां पर मेरे पास कौन से प्लास्टिड मिलते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। वो फ्लावर में मिलता है। फ्लावर को क्या करता है, फ्लावर में क्या काम करता है, वो पॉलन ग्रेन को मतलब पॉलन ग्रेन को इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए चाहिए। दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि वो फ्रूट में मिलते हैं किसके लिए, सीड डिस्पर्सल के लिए। सीड डिस्पर्सल मतलब फ्रूट का कलर चेंज हो जाता है, एनिमल खाकर उस फ्रूट को फैला दे। तो कलर चेंज होने से जो फ्रूट है वो दिखता है। आपने देखा होगा कि भाई जामुन रेड कलर के हैं तो दिखेंगे, आम येलो कलर का है तो दिखेगा। तो वो इसकी वजह से। ल्यूकोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिनका कलर चेंज नहीं हुआ। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, क्या ल्यूकोप्लास्ट पर लाइट का कोई इंपैक्ट पड़ता है, लाइट से उसका कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब उसमें थाइलाकॉइड वगैरह नहीं होना चाहिए, समझो ध्यान से, थाइलाकॉइड वगैरह नहीं होना चाहिए। तो आपको यह समझना है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, सिर्फ स्टोर करता है चीजों को। अगर वो स्टार स्टोर करेगा तो कहेंगे अमाइलोप्लास्ट, अगर ऑयल और फैट स्टोर करेगा तो इलाइलोप्लास्ट, और अगर प्रोटीन स्टोर करेगा तो एलिनोप्लास्ट। इसके तीन टाइप हो गई। अब यहां से हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पिगमेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में जानेंगे, फिर टाइप ऑफ प्लास्टिड्स पे आएंगे। करें बेटा, स्टार्ट करें? यस। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, सेल में यूज नहीं होती, पर सेल की कुछ प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, कल आपकी क्लास है, आपको पता है कितने बजे है? कह रहा मौसमी का हरा रंग, बेटा हरा मतलब ये। अब आ जाओ जरा, सबसे पहले हम पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पिगमेंट्स की जो टाइप होती है ना, उसमें सबसे पहली टाइप होती है, किसकी वजह से होती है, सॉल्युबिलिटी पर करते हैं। किसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करते हैं, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी।
अगर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाए, ये किस में घुल जाए? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वो हमारे पास ये ग्रुप है सारे। कौन से अभी बताता हूं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलने वाले दो पिगमेंट होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है क्लोरोफिल। फर्स्ट हमारे पास क्या है? क्लोरोफिल। दूसरा हमारे पास क्या है? कैरोटिनॉइड्स है। दूसरा हमारे पास क्या है? कैरोटिनॉइड्स है। यहां तक समझ में आ रही है? तो फर्स्ट हमारे पास क्लोरोफिल है और दूसरा हमारे पास क्या है? कैरोटिनॉइड्स है। दूसरा हमारे पास क्या है? कैरोटिनॉइड्स है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा हमारे पास क्या है? कैरोटिनॉइड्स है। अब कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं बेटा, देखो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर कैसे होता है आप में से आपको समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले कार्बन की ऐसे एक चेन होती है। ये चेन होती है लगभग मान लो 20 कार्बन की, ठीक है। फिर 35 कार्बन की ऐसे एक रिंग होती है जिसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है और उसके चारों तरफ ऐसे 4 नाइट्रोजन होते हैं इस तरीके से। समझो, इसको कहते हैं पायरॉल रिंग। क्या कहते हैं? पायरॉल रिंग कहते हैं। ऐसी ही रिंग किस में होती है बेटा? हेमोग्लोबिन के हीम में, है ना। और इसको कहते हैं फाइटोल टेल। तो पायरॉल रिंग में कितनी कार्बन है बेटा, बताओ जल्दी से। सर यहां पर लगभग 35 कार्बन है। ये स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का। तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कुछ इस तरीके का दिखता है। ऐसे कार्बन की चेन होती है, फिर इस तरीके से एक रिंग बनती है। ये जो रिंग बनती है इसमें एक मैग्नीशियम 4 नाइट्रोजन होता है। तो लगभग आपको ध्यान रखना है, क्लोरोफिल जो है ना बेटा, क्लोरोफिल जो है वो जो है बेटा हमारे पास कैसा है? ग्रीन पिगमेंट है। कैसा है मेरे पास? ग्रीन पिगमेंट है। इसकी अलग अलग टाइप होती है। तो ये एक तरीके से ग्रीन पिगमेंट है हमारे पास। यस और नो? ठीक है। अब इसके अलावा एक एक होते हैं मेरे पास कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं अदर देन ग्रीन होते हैं। अदर देन क्या होते हैं बेटा? हरे होते हैं। हरे के अलावा दूसरा इनका कलर होता है, ठीक है। जैसे कैरोटीन आपने सुना है, कैरेट में होता है। कैरेट में होता है। तो कैरोटीन का जैसे फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ऐसा कुछ फॉर्मूला है C40H56, मान लो ये फॉर्मूला है। अगर कार्बन, आप ऐसे समझो, आप में से कितने लोगों को याद है आपने इथेन पढ़ा है? इथेन क्या होता है? C2H6 होता है। मतलब C2 का डबल से भी ज्यादा हाइड्रोजन, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो हाइड्रोजन घट जाती है। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहां 40 है या 56 है। 40 का डबल क्या होता है? 80। तो 80 तो नहीं है, 80 हाइड्रोजन तो नहीं है, इसका मतलब इसमें डबल बॉन्ड होता होगा। तो कैरोटीन क्या है? डबल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड होता है जिसपे कलर होता है। इस कैरोटीन की कुछ टाइप होती हैं। एक होती है बीटा कैरोटीन, एक इसकी होती है बीटा कैरोटीन। ये कहां मिलता है? कैरेट में। कहां मिलता है? कैरेट में। दूसरा मेरे पास एक होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन। लाइकोपीन किस में मिलता है? टोमेटो में। टोमेटो का कलर रेड होता है, कैरेट का कलर क्या है? ऑरेंज टाइप का है। तो बीटा कैरोटीन हमने लिख दिया। यस। ऐसे ही मेरे पास क्या होता है कि जेंथोफिल होते हैं बेटा। जेंथोफिल क्या होते हैं? जेंथोफिल क्या होते हैं सुने ध्यान से। मान लो मैंने C40H56 लिखा और साथ में ऑक्सीजन लिख दी। अगर ऑक्सीजन लिख देते हैं तो कैरोटीन कन्वर्ट हो जाता है जेंथोफिल में। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके सिलेबस में है। एक एग्जाम्पल है ल्यूटीन। ल्यूटीन होता है येलो कलर का। आप में से कितने लोगों ने भुट्टा खाया है? येलो कलर होता है। इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन, यस और नो? तो सबसे पहले हमने समझा पिगमेंट्स क्या होते हैं बेटा। पिगमेंट्स वो कंपाउंड होते हैं जो कलर देते हैं, जो प्लांट में कलर देते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है कि क्या वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल रहे हैं। बिल्कुल यस। तो उसमें आ जाएगा आपके पास क्लोरोफिल। दूसरा आपके पास आते हैं कैरोटिनॉइड्स। दूसरा आपके पास क्या आते हैं? कैरोटिनॉइड्स आते हैं। क्या आते हैं? कैरोटिनॉइड्स आते हैं। कैरोटिनॉइड्स कैसे कलर के होते हैं? बीटा कैरोटीन लाइकोपीन नाम है। देखो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे बना हुआ है, आप देख पा रहे हो? इस तरीके से है। कार्बन की चेन है ना। और यहां पर डबल बॉन्ड बना हुआ है ऐसे। तो ये बीटा कैरोटीन और लाइकोपीन दो तरह के होते हैं। फिर अगर उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए तो जेंथोफिल होते हैं। एग्जाम्पल में ल्यूटीन और फ्यूकोजेंथिन। तो ये क्या हो गए बेटा? ये कलर हो गए, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है।
उसके अलावा पानी में घुलने वाले पिगमेंट्स होते हैं सॉल्यूबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाए, है ना, कुछ फ्रूट्स में मिलते हैं, कुछ फ्रूट्स में मिलते हैं ये, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथोसाइनिन। ये ब्लू होता है, रेड होता है, जैसे आपने वो बेरीज देखे, जैसे बेरीज वगैरह में होता है कलर ना, वो है ये। तो मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैं अभी क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पिगमेंट पढ़ा रहा हूं। पिगमेंट को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है सर, इथर, अल्कोहल इसमें घुलता है, एक जो पानी में घुलता है। पानी में घुलने वालों को हमने क्या नाम दे दिया, एंथोसाइनिन नाम दे दिया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में दो कैटेगरी है, एक क्लोरोफिल होते हैं जो हरा रंग देते हैं, कैरोटिनॉइड्स लाल, ऑरेंज, ब्राउन इस तरीके का कलर देते हैं। तो कैरोटिनॉइड दो तरह के हैं, एक है कैरोटीन और एक है जेंथोफिल। कैरोटीन और जेंथोफिल में आपको डिफरेंस बता दिया। क्लोरोफिल में क्या होती है, एक रिंग होती है, वो मैंने आपको बता दिया। तो क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होगा कि नहीं होगा, हाँ सर मैग्नीशियम होता है। यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ। स्ट्रक्चर जानना जरूरी है, नहीं स्ट्रक्चर याद नहीं करने, ये दोनों स्ट्रक्चर याद नहीं करने, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि क्लोरोफिल ऐसा दिखता होगा। क्लियर है, क्लियर है। यहां तक क्लियर है। बस नाम याद करने हैं। सर आप ये फोटोसिंथेसिस में कराते थे, यहां क्यों करा रहा हूं, रीजन क्या है, मैं यहां पर पिगमेंट्स यूज करूंगा तो आपको यहीं से पता हो जाए। मेरी बात समझ ध्यान से, बहुत सारी चीजें हम आगे चैप्टर में भी कराते हैं। क्या होता है, जब हम सेल सबसे पहला चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल पढ़ा देते हैं जो आने वाले चैप्टर में कंफर्ट फील होता है। मेरे साथ याद करो, पिगमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। पिगमेंट दो कैटेगरी में रखे जाते हैं, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं और एक पानी में घुलते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलने वाले दो हैं, एक है मेरे पास क्लोरोफिल जो हरा पिगमेंट होता है, उसमें एक चेन होती है और एक रिंग होती है, उस रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम होता है, याद रह जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, वो पिगमेंट जिनका कलर रेड ऑरेंज हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन और जेंथोफिल ये दो तरह के होते हैं। क्लियर है, ये दो तरह के होते हैं। यहां तक सही है, यहां तक क्लियर है बेटा, यस। बच्चे क्यों परेशान कर रहे हो, कल अर्ली मॉर्निंग में रखने से क्या हो जाएगा, रख तो मैं दूंगा, मेरे लिए तो 9 बजे सबसे अच्छा टाइम है, मैं पढ़ा दूंगा आपको। लेकिन क्या होगा, उसके बाद मैं फ्री भी हो जाऊंगा, लेकिन मेरे को फ्री होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम शेड्यूल वही रहे, है ना। यस। फोन गया नहीं गया बेटा, जो टाइम है वो फिक्स रखते हैं, ठीक है, नहीं गया, जाएगा तो तुम्हारी फीस बढ़ा देंगे, क्या हो गया, है ना, 500 500 रुपये और ले लेंगे बैच में, फोन आ जाएगा नया, ठीक है। हाँ सही है, चले। हाँ भाई, दूसरी जगह 5,000 भी तो देते ही हो ना तुम। हाँ ठीक है, चले आगे भाई। Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है हमसे, Mg+2 होता है, चार नाइट्रोजन जुड़ी हुई है, दो बनाती है कोवेलेंट बॉन्ड, दो बनाती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब ठीक है। हाँ चलिए आगे चलेंगे, चलो सही है, चलो आ जाओ, पिगमेंट एंड प्लास्टिड्स, आ जाओ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ध्यान सुना, हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में होता है, हाँ ठीक है, क्रोमोप्लास्ट में नहीं होता, ल्यूकोप्लास्ट में भी नहीं होता,
कैरोटिनॉइड क्लोरोप्लास्ट में होता है, हाँ। क्रोमोप्लास्ट में होता है, हाँ। और ल्यूकोप्लास्ट में नहीं होता। तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं आपको समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा यहां पर कि जो कैरोटिनॉइड्स है ना, कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्रेजेंट इन बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और किसमें प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दोनों में होते हैं। बात समझ में आ रही है? बट क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्यों दिखता है? क्योंकि क्लोरोफिल का अमाउंट ज्यादा है। चलिए आगे चलते हैं। चलें बेटा आगे करें। ये वाली बात समझ में आई? कैरोटिनॉइड प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, सही है। और क्लोरोफिल सिर्फ किस में होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ओनली क्लोरोप्लास्ट, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये चीज क्लियर समझ में आ गई बेटा? ये चीज क्लियर समझ में आ गई? जल्दी बताओ। है क्या लिखा है मैंने? क्या गलत लिख दिया बेटा? ठीक तो है? मैंने क्या बोला तू समझ नहीं रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? हमारे पास क्या है? दो तरह के पिगमेंट है, क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स। क्लोरोफिल सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। कैरोटिनॉइड क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है और क्रोमोप्लास्ट में मिलता है। ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं मिलता। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? आप में से कितने लोगों को याद है कि कितने लोगों ने कलर्ड शिमला मिर्च देखी है? या आपके घर में से कितने लोगों ने मिर्ची का पेड़ पौधा देखा है? वो हरे रंग का होता है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं। धीरे धीरे उसमें क्रोमोप्लास्ट की संख्या बढ़ने लगती है और वो कलर ले लेता है, पीला, येलो या रेड। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? यस। तो कलर्ड शिमला मिर्च जो होती है वो तीन कलर की होती है। आप में से बहुत सारे बच्चों को शायद पता ना हो। सबसे पहले वो हरे रंग की होती है। हरे रंग से वो कन्वर्ट होती है किसमें? लाल में, है ना? लाल में। फिर वो कन्वर्ट होती है येलो में। इस तरीके से चलता है बेटा। यस, इस तरीके से चलता है। यस, ठीक है। तो ये वाला चीज समझ में आ गई सबको कि पिगमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल है। अच्छा, क्लोरोफिल हरा पिगमेंट होता है, ठीक है। और वो सिर्फ किस में होगा? क्लोरोप्लास्ट में। कैरोटिनॉइड्स दोनों में होता है। कैरोटिनॉइड्स की टाइप याद है आपको? कैरोटीन और जेंथोफिल। क्लियर है? अब चलते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट की डिटेल पढ़ते हैं। आप जरा ये देखिए, आप एक बार एनसीईआरटी देखिए फटाफट से। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। इजिली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि ये लार्ज साइज के होते हैं। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, thus imparting specific color to plants. Yes, based on this type of pigments, plastid can be classified into chloroplast, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। इन तीन में रखते हैं। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है बेटा? क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल है और क्या है? कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स हैं। सही है? यस।
और ये क्या करते हैं बेटा, ट्रैप करते हैं लाइट एनर्जी को। किसको ट्रैप करते हैं? लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, जो असेंशियल है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्रोमोप्लास्ट क्या है? फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड्स है। देख लो, तो क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट है जो लाइट ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, क्रोमोप्लास्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। फैट सोल्यूबल का क्या मतलब है? क्या क्लोरोफिल भी फैट सोल्यूबल होता है? यस, फैट सोल्यूबल का मतलब सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या नाम है उनके? कैरोटीन और जेंथोफिल। ठीक है, दिस गिव पार्ट ऑफ प्लांट कौन सा कलर? येलो, ऑरेंज और रेड कलर देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता, और क्या स्टोर करते हैं? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और देख रहे हो इनकी शेप और साइज वेरी करता है। क्लियर है? अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर कर रहा है? स्टार्च। ठीक है, देख लो, ऑयल, इलाइलो, है ना, और एलिरोनो, ये चीज। ये वाले पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां फैट सॉल्युबल का मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मान लो। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले हम साइज की बात करते हैं। देखो, क्लोरोप्लास्ट क्या है बच्चे? इसको हम ग्रीन प्लास्टिड कहते हैं। सबसे पहली चीज मैं चाहूंगा कि इसको आपको पता होना चाहिए कैसे डेवलप करता है। सारी चीज पढ़ने से पहले मुझे इसका डेवलपमेंट पता होनी चाहिए। ध्यान से सुनेंगे, मुझे इसकी डेवलपमेंट पता होनी चाहिए। इसकी मुझे क्या पता होनी चाहिए? डेवलपमेंट, कैसे ये डेवलप होता है। आप समझो, आपके पास ये सीड है, ये मान लो एक सीड है। ठीक है, अब इस सीड में हमारे पास यहां पर एम्ब्रियो होता है। ये सीड है, यहां पर हमारे पास एम्ब्रियो होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो। तो ये जो एम्ब्रियो होता है, उसके अंदर प्रोप्लास्टिड होता है। क्या प्रेजेंट होता है? प्रोप्लास्टिड। मतलब एक ऐसी चीज जो प्लास्टिड नहीं है। ये रहा, दिस इज प्रोप्लास्टिड। अब क्या होगा जब सीड जर्मिनेट करता है? जब सीड जर्मिनेट करेगा, आपको पता है जब सीड का क्या होगा? जर्मिनेशन होगा, मतलब उसमें से प्लांट निकलेगा। मान लो ये सीड है, इसमें से अब ये प्लांट निकल रहा है, तो लाइट पड़ रही है, ऐसे ऐसे लाइट पड़ रही है, तो धीरे धीरे इस पे कलर आ जाएगा। धीरे धीरे क्या आ जाएगा? इस पे कलर, यहां पर इस पे कलर आ जाएगा। कलर क्यों आ जाएगा? समझो, क्या होगा? विद लाइट, विद लाइट हमारे पास क्या होगा? प्रोप्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में डेवलप हो जाता है। प्रोप्लास्टिड डेवलप इनटू क्लोरोप्लास्ट। क्या इतनी बात समझ में आई है कि नहीं? पहले बताओ। इसका मतलब ये हो गया, अगर आपने कभी बीज देखा है, सही से याद करो, आपने कोई बीज वगैरह देखा है, उसमें व्हाइट कलर होता है, ऐसे चने में व्हाइट कलर है वो, तो इसका मतलब ये है कि उसमें भी कोई कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है। जब उसमें से वो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर, प्ल्यूम्यूल वगैरह निकलता है, वो व्हाइट होता है। जब उस पर लाइट पड़ती है तब जाके वो ग्रीन होता है। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट के लिए, क्लोरोप्लास्ट बनने के लिए लाइट बहुत जरूरी होती है। इसीलिए रूट में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं बनेगा। अगर वो जमीन के नीचे है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट बनता भी नहीं है। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? यस, यहां तक समझ में आ रही है। अब अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के साइज की बात करूं, साइज, तो इसका साइज उससे तो ज्यादा है। किससे ज्यादा है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया है। लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ा होता है बेटा, है ना? क्या साइज है? क्या साइज है? हम लिख सकते हैं 2 से 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, और 5 से 10 माइक्रोमीटर, ऐसा कुछ साइज लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा समझ लो, ये चीज है ना? तो ये 2 से 4 हो गया, और ये वाला हो गया 5 से 10 माइक्रोमीटर, उससे बड़ा होता है। ठीक है,
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसकी बात समझो, इसकी जो शेप होती है ना, वो लेंस शेप होती है। ऐसा क्यों होता है बेटा? शेप मेनली लेंस शेप है। मेनली क्या है? लेंस या डिस्कॉइड है, डिस्क जैसी है, डिस्कॉइड है। लेंस या डिस्कॉइड है मतलब क्या हुआ? इस तरीके की शेप होती है। इससे क्या फायदा होगा बताओ? इस तरह की शेप है ऐसी। इससे क्या फायदा होगा? लाइट पड़ना आसान होगा। अगर मैं आपसे कहूं क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा फ्लैट ना हो, डिस्क जैसा ना हो, लेंस जैसा ना हो, तो उस पर लाइट जाना मुश्किल होगा। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मेरी बात समझो। दो ऐसी एडेप्टेशन है जो क्लोरोप्लास्ट को, दो एडेप्टेशन है जो क्लोरोप्लास्ट को मैक्सिमम लाइट देने की मदद करती है ना? प्रोवाइड मैक्सिमम लाइट, प्रोवाइड मैक्सिमम लाइट टू क्लोरोप्लास्ट, मैक्सिमम लाइट टू क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहली चीज है बेटा कि उसकी शेप, उसकी शेप जो है ना, वो थोड़ी सी फ्लैट लेंस शेप है, चपटी लेंस शेप है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उस पर लाइट आसानी से पड़ जाएगी। दूसरा है उसकी ओरिएंटेशन। आप जब फोटोसिंथेसिस में पढ़ोगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि किसी प्लांट सेल में, जैसे मान लो ये मेरे पास प्लांट सेल है, ये मेरे पास प्लांट सेल है, तो किसी भी प्लांट सेल में इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट खुद को लगाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट पड़ सके। ऐसे इस तरीके से लगाते हैं जब अगर लाइट कम होती है, ताकि उस पर क्या पड़ सके? लाइट पड़ सके। तो एक तो क्लोरोप्लास्ट अपनी क्या कर सकते हैं? पोजीशन चेंज कर सकते हैं। दूसरी, उनकी शेप थोड़ी चपटी है ताकि उन पे लाइट आसानी से पड़ सके। उसके अलावा और भी शेप्स होती हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट की, उसके अलावा और भी शेप्स होती है। कौन कौन सी शेप्स होती है मैं लिख देता हूं। कौन कौन सी शेप्स होती है? अदर शेप्स भी हैं बेटा, अदर शेप भी हैं। अदर शेप में सबसे पहले एक हमारे पास होती है कप शेप। कप शेप किस में होता है? क्लमाइडोमोनास में। किस में होगा? क्लमाइडोमोनास। सुना है कि नहीं सुना है? किसने नहीं सुना? क्लमाइडोमोनास। स्पाइरल हो सकता है, स्पाइरल। ये होता है स्पाइरोगायरा में, स्पाइरोगायरा में। ये रेटिकुलेट हो सकते हैं। पर ये अलग अलग शेप सिर्फ किसमें? रिबन शेप हो सकते हैं। ये किसमें होती है बेटा? रिबन शेप हो सकते हैं। ये सब किसमें होती है? ये एल्गी में होती है, क्योंकि एल्गी पानी में होती है, वहां लाइट को लेकर और दिक्कतें हैं, तो ये अलग अलग शेप वहां मिलती है। और अगर मैं नंबर की बात करूं, अगर मैं क्लोरोप्लास्ट के नंबर की बात करूं, आप देखो, सबसे पहले हमने डेवलपमेंट की बात करी, साइज की, शेप की। अगर मैं नंबर की बात कर रहा हूं, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? नंबर की बात कर रहा हूं। तो नंबर हमारे पास एक होता है, वन क्लोरोप्लास्ट होता है। किसमें? वन क्लोरोप्लास्ट किसमें है बेटा हमारे पास? बताओ जल्दी से। एक क्लोरोप्लास्ट होता है क्लमाइडोमोनास में। और लीफ का जो मेन सेल है उसमें होते हैं 20 से 40। तो 20 से 40 हमारे पास किसमें होते हैं? मीजोफिल सेल में। किसमें होते हैं? मीजोफिल सेल में होते हैं। क्या यहां तक समझ में आ रही है? 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 रिबन बेटा पतला। अच्छा, मैंने ये चीज क्यों लिखी है? आप पहले, आज से पहले तो नहीं लिखी थी, मैं इसलिए लिखी थी कोई असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ जाए उसको संभाल ले जाओ। ये आपको असर्शन रीजन का क्वेश्चन समझने में मदद करेगा। ठीक है, जब हम लोग फील करते हैं कि मुश्किल आ सकता है तो कहां आ सकता है? यहां पर। यहां तक ठीक है बेटा? चले आगे। डिस्क मतलब बेटा थोड़ा सा पतला। जैसे मैं तेरे को चैट प्राइवेट करके समझाता हूं, देख। क्लोरोप्लास्ट ऐसे गोल शेप का नहीं होता, ये गोल नहीं होता, थोड़ा चपटा होता है। चपटा होने से क्या होगा? लाइट आसानी से चली जाएगी। ये समझ में आ गया? यस। रेटिकुलेट का मतलब ब्रांच होता है, रेटिकुलेट का मतलब ब्रांच होता है, और ये एल्गी में मिलते हैं ऐसे शेप। ये मोस्टली प्लांट में ऐसा होता है। मोस्टली जो प्लांट सेल होते हैं ना, मोस्टली इन प्लांट्स इस तरीके का क्लोरोप्लास्ट होता है, डिस्क शेप या
लेंस शेप टाइप का। समझ आया? अंशु शर्मा, देख माफी चाहूंगा, राइटिंग साफ नहीं कर सकता। तुझे अगर एमडी सर की राइटिंग की हैबिट है तो मेरी तो बहुत गंदी लगेगी भाई। इस एज में राइटिंग बदलेगी? नहीं बदल सकते, तो तुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। साफ राइटिंग के मास्टर बहुत है बेटा, है ना? साफ कॉन्सेप्ट के मास्टर चाहिए। सही है? हाँ। यस। ठीक है, चलो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा अच्छा लिखूं, पर आई एम नॉट श्योर कि मैं कर पाऊंगा। चलिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट का, जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट का। ये देखो, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इस तरीके से। ठीक? यस, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। चलो ठीक है। कहाँ गए? अरे एमडी सर आए थे। हाँ, उनका पेन खो गया था। वो 2.0 में पढ़ा रहा है ना, मैं 1.0 में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, चलो आओ। ये आ जाओ। ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक? यहां पर इस तरीके से मेम्ब्रेन के बने हुए फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, कॉइन जैसे। इस तरीके के फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं कॉइन जैसे, ऐसे। इन्हें थाइलाकॉइड कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके के फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, इनको थाइलाकॉइड कहते हैं। ठीक है? अब ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना हमारे पास, ऐसे बहुत सारे लगे होते हैं एक के नीचे एक, ऐसे। जब बहुत सारे लगे रहेंगे ना, तो उसे ग्रेनम कहेंगे। पहले समझने की कोशिश करना। इस एक को कहते हैं थाइलाकॉइड, समझो। ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड कहते हैं। इस एक को कहते हैं थाइलाकॉइड। ठीक है? थाइलाकॉइड। अब ऐसे मेरे पास, सुनना ध्यान से, ऐसे मेरे पास मान लो बहुत सारे लगे हुए हैं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे लगे हुए हैं स्ट्रक्चर, तो इनको हम कहते हैं ग्रैनम। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैनम। ग्रैनम। और कई ग्रैनम मिला के ग्रैना बनता है, समझो। तो हमारे पास क्या है बेटा, ये जो थाइलाकॉइड है ना, ये बहुत सारे ऐसे लगे रहते हैं इस तरीके से, कॉइन के तरीके से। अब ये मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर है। एनसीईआरटी लिखती है मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर है। तो यहां पर जो लिक्विड होता है ना, ये यहां पर ये जो लिक्विड है ना बेटा, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। यस। तो जरा देखते चल दो फटाफट से,
ये किसका कौन सा मेम्ब्रेन है सर? ये आउटर मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है? ये आउटर मेम्ब्रेन है। यहां तक समझ में आ रही है? किसकी बनी होगी? लिपिड की। ये वाली कौन सी? इनर मेम्ब्रेन है। ये वाली कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन है। यहां तक समझ में आ रहा है? ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस पर भी पोरिन्स होते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो याद करो। इस पर भी हमारे पास क्या होते हैं? पोरिन्स होते हैं। अब ये एक सिंगल को कहते हैं थाइलाकॉइड, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। अब क्या होता है बेटा, हमारे पास इन दोनों के बीच में थोड़ा फ्लैट सा कुछ स्ट्रक्चर होता है जो दोनों को कनेक्ट करता है, ऐसे ऐसा। इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड, या कई बार इसको नाम भी दे सकते हैं, और मान लो और लिख देते हैं यहां पे। इस तरीके से फ्लैट सा स्ट्रक्चर है ये, अकेला ऐसा मेम्ब्रेन जैसा, है ना। इसको हमने क्या नाम दे दिया? इसको हमने क्या नाम दे दिया? स्ट्रोमल लेमिली बोल दो। इंटरग्रेनुलर स्ट्रोमल लेमिली लगभग एक जैसी बात होती है, तो इसको आपने क्या बोल दिया? इसको आपने बोल दिया स्ट्रोमल लेमिली। स्ट्रोमा में लेमिली, लेमिली मतलब फ्लैट स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इस डीएनए होता है। नॉर्मली आपके सिलेबस में नहीं है, एक से ज्यादा भी होता है, तो इसमें हमारे पास डीएनए होगा। डीएनए कैसा होगा? डबल स्ट्रैंड। कैसा होगा? डबल स्ट्रैंड होगा। और कैसा होगा? सर्कुलर होगा। और कैसा होगा बेटा? सर्कुलर डीएनए होगा। इसके अलावा यहां पर मेरे पास क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। कौन से वाले होंगे? राइबोसोम्स कौन से वाले होंगे? 70s। अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूं सुनना ध्यान से। ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर है थाइलाकॉइड, इसकी मेम्ब्रेन पर पिगमेंट्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स। पिगमेंट्स की वजह से यहां पर जो रिएक्शन चलता है उसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कह रहे हैं, लिपिड बाइलेयर है। फिर इनर वाली मेम्ब्रेन को लिपिड बाइलेयर है, इनर मेम्ब्रेन कह रहे हैं। उसके अलावा मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? थाइलाकॉइड बोलते हैं। मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? अब हम यहां पर यह कह रहे हैं बेटा कि थाइलाकॉइड पर पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स कौन से होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से बताया था आपको? क्लोरोफिल होता है और कैरोटिनॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? कैरोटिनॉइड्स। तो ये लाइट कैप्चर करते हैं, तो उसे कहते हैं लाइट रिएक्शन। अब यहां पर स्ट्रोमा में, इस जगह को स्ट्रोमा कह रहे हैं, तो यहां पर बेटा एंजाइम होते हैं डार्क रिएक्शन के। एंजाइम फॉर क्या होता है? डार्क रिएक्शन। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता वो सुनो ध्यान से। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस जो है बेटा, फोटोसिंथेसिस जो है उसके कितने स्टेप होते हैं? उसके मेनली दो स्टेप हैं। एक होता है लाइट रिएक्शन। यस, एक होता है लाइट रिएक्शन जिसमें पानी ब्रेक होता है, जिसमें पानी टूटता है। यस। और एक कंपाउंड बनता है NADPH और ATP बनता है। यस और नो? इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। अगले स्टेप में जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो देखो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में क्या होता है? पानी टूट के अपनी हाइड्रोजन इसको दे देता है NADP प्लस को, और बन जाता है क्या? NADPH नाम का कंपाउंड, जिसमें किसकी हाइड्रोजन है? पानी की हाइड्रोजन है। इसकी हाइड्रोजन इसके पास है। यहां तक समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बन के रिलीज हो जाता है। ऑक्सीजन यहां बनता है, अंदर यहां। ठीक है। अब ये सब काम कहां चल रहा है? ये चल रहा है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। कहां चल रहा है? थाइलाकॉइड्स में चल रहा है। अब डार्क रिएक्शन कहां होता है? अकर इन स्ट्रोमा। अकर इन स्ट्रोमा। इसमें क्या होगा बताओ? इसमें क्या होगा?
इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनना, डार्क रिएक्शन में क्या होगा बेटा, हम क्या करेंगे, CO2 के साथ इसको रिएक्ट करा देंगे, NADPH को, NADPH को रिएक्ट करा देंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। और साथ में ये हाइड्रोजन हट गई, इसके पास आ गई CO2, तो वापसी क्या बन गया, NADP प्लस, जो कहां यूज होगा यहां। मैं फिर रिपीट करता हूं, डार्क रिएक्शन में क्या बनती है, शुगर बनती है। ये कहां होता है, ये स्ट्रोमा में होता है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, पानी टूटता है। मैं ये यहां क्यों बता रहा हूं, ताकि आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सको जिसमें आपसे पूछा जाए शुगर कहां बनेगी, स्ट्रोमा में। क्योंकि यहां डार्क रिएक्शन का एंजाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम है रुबिस्को। इंपॉर्टेंट एंजाइम जो है उसका नाम क्या है बेटा, रूबिस्को। क्या नाम है, रूबिस्को नाम है। क्या नाम है, रूबिस्को। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर रिपीट करते हैं एक बार, फिर से कर देते हैं। सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, फिर इनर मेम्ब्रेन। एक सिंगल को कहते हैं थाइलाकॉइड, इसके ग्रुप को कहते हैं ग्रेनम, बहुत सारे ग्रेनम को कहते हैं ग्रेना ए, इस जगह को कहते हैं स्ट्रोमा। ये जो जगह है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में मेरे पास डीएनए होगा जो डबल स्टैंडर्ड है, उसके अलावा राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 70s टाइप के होते हैं। तो क्या स्ट्रोमा में प्रोटीन बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से? हाँ बन रही है, जैसे वहां मैट्रिक्स में बन रही थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मेरे को समझना है कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके दो स्टेप हैं। एक है लाइट रिएक्शन, एक है लाइट रिएक्शन जहां पानी टूट रहा होता है, और एक है डार्क रिएक्शन जहां पर क्या होगा, आप समझो, डार्क रिएक्शन जहां पर क्या होगा, CO2 NADPH के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज और NADP प्लस बनाएगा। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है, जल्दी बताओ। हाँ, लास्ट स्लाइड दिखा देते हैं एक बार आपको, नोट कर लो दोनों स्लाइड, दोनों स्लाइड लिख लो, ये वाली स्लाइड लिख लो पहले, फिर पिछली वाली दिखा रहा हूं, यहां तक लिखो। हो गया, लिख लिस। क्या ये भी डिवाइड करता है? हाँ, मैं सारी चीजें कर रहे, ठीक है। चलिए आइए, आइए, आ, हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा। अब हम लोग इनकी ये लिख लिया, तो पिछला वाला लिख लो, देख लो एक बार, ठीक है। अब सबसे पहले एक एक चीज को हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे ना, हम क्या क्या कंपोनेंट है हमारे पास किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। देखो बच्चे, एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, आपको ये सब आना चाहिए, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट है क्लोरोप्लास्ट में, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट आपके पास किस तरह की ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात हमने की आउटर मेम्ब्रेन को लेके। तो आउटर मेम्ब्रेन कैसी है, कौन बताएगा? आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह की आउटर मेम्ब्रेन है, लिपिड की बाइलेयर है।
है ना, उस पे पोरिन्स होते हैं, तो परमिएबल हो गई ज्यादा। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड की बाइलेयर है। लिपिड की क्या है? बाइलेयर है। और इस पर क्या प्रेजेंट है? पोरिन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? पोरिन्स प्रेजेंट है। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? इस पर क्या प्रेजेंट है? पोरिन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, तो इस पे हमारे पास पोरिन्स प्रेजेंट है। लिपिड की बाइलेयर हो गई, इस पे पोरिन्स प्रेजेंट है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो है बेटा, इनर मेम्ब्रेन भी लिपिड की बाइलेयर है, और वो लेस परमिएबल है आउटर मेम्ब्रेन से। लेस परमिएबल है आउटर मेम्ब्रेन से। कोई एक बच्चा मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या क्लोरोप्लास्ट में लगातार पानी एंटर करता रहता है, हाँ या ना? ये बताना, क्या क्लोरोप्लास्ट में पानी एंटर करता रहता है, हाँ या ना? एक पूजा नाम की बच्ची कह रही है नो नो नो, हाँ नो नो। अच्छा, मुझे बताओ क्लोरोप्लास्ट में होता क्या है? सर क्लोरोप्लास्ट में खाना बनता है। खाना कैसे बनता है? पानी को तोड़ते हैं ना। अगर हम पानी को तोड़ के ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, तो पानी लगातार क्लोरोप्लास्ट में चाहिए ना साइटोप्लास्ट से। तो साइटोप्लाज्म का पानी धीरे धीरे क्लोरोप्लास्ट में जाना चाहिए, और उस सेल को पानी बाहर से मिलना चाहिए। ये गलत थोड़ी है। क्लोरोप्लास्ट को ऑक्सीजन निकालनी भी है, तो दिन के समय क्लोरोप्लास्ट में पानी एंटर करता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, CO2 एंटर करनी चाहिए। यस, यस। तो तुमसे अगर कोई लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा, तुम तो लौट जाओगे, बिल्कुल नहीं आता सर हमें। लेस परमिएबल देन आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स होते हैं। ठीक है सर। अब आते हैं थाइलाकॉइड की बात करते हैं। थाइलाकॉइड जो है, लॉजिकली अगर आप देखेंगे, थाइलाकॉइड जो है हमारे पास, थाइलाकॉइड्स हैं बच्चे, थाइलाकॉइड्स क्या हैं जो आपको समझना है। हमारे पास थाइलाकॉइड्स क्या है? ये क्या है बेटा? फ्लैट सैक जैसे स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये सिंगल होगा, सही है, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर। अगर ये प्रेजेंट होते हैं कैसे? प्रेजेंट इन ग्रुप। अब ग्रुप में कैसे प्रेजेंट होंगे? क्वाइन लाइक मैनर, जैसे सिक्के के ऊपर सिक्का लिखा हुआ है, लगा हुआ है, क्वाइन लाइक मैनर। तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ग्रैनम। क्या वर्ड यूज करेंगे? ग्रैनम, है ना। तो उसको हम क्या लिखेंगे? ग्रैनम। इस तरीके से होगा, इसको हम क्या लिखेंगे? ग्रैनम। और मैनी ग्रैनम को ग्रैना कहते हैं। मैनी ग्रैनम को क्या बोलते हैं? ग्रैना। ग्रैना। अब मैं आपको जरा एक चीज दिखा देता हूं, ध्यान रखना इसे। ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। क्या ये लिपिड बाइलेयर की बनी होगी? यस, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। पानी यहां ब्रेक होता है, H2O यहां टूटता है, और पिगमेंट यहां प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास पिगमेंट यहां प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पर। तो आपको यह समझना है कि ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पिगमेंट होते हैं। कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिल। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर क्या होंगे? पिगमेंट। क्या होंगे? पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। यस। इसके अंदर की जगह को क्या बोलते हैं? ल्यूमन। तो ल्यूमन में क्या होगा? ल्यूमन में क्या होगा बेटा? पानी टूटेगा। ल्यूमन में क्या होगा? पानी टूटेगा। पानी टूटने से क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगी। क्या रिलीज हो जाएगी? ऑक्सीजन। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ? यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो ऑक्सीजन रिलीज होगी पानी टूटने से, वो अंदर टूटती है ऑक्सीजन। अब आते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है? एक्वस है, फ्लूइड है ना, एक्वस है। स्ट्रोमा कैसा है? एक्वस है। ठीक है। उसमें क्या होता है? सबसे पहले उसमें एंजाइम होते हैं डार्क रिएक्शन के। एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन क्या होगा बेटा? जिसमें शुगर बनेगी, शुगर सिंथेसिस होती है। यस, क्या होगी? शुगर सिंथेसिस होगी। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ। शुगर सिंथेसिस होगी। इसके अलावा स्ट्रोमा में और क्या होगा? शुगर सिंथेसिस होगी। तो कौन सा एंजाइम होगा? मैंने नाम भी लिखा था। क्या प्रेजेंट होगा? सर रुबिस्को प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? रुबिस्को प्रेजेंट होगा। यस और नो? यस सर। अब इसके अलावा इसमें क्या होता है बेटा? DNA प्रेजेंट है। तो प्रोटीन सिंथेसिस होती है।
प्रोटीन सिंथेसिस होती है, उसके लिए क्या प्रेजेंट होगा? उसके लिए डीएनए होगा। डीएनए कैसा है? सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंड है। यस। और प्रोटीन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे आरएनए चाहिए और मुझे राइबोसोम चाहिए। राइबोसोम कौन से वाला चाहिए? राइबोसोम 70S चाहिए। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? ये बताओ। अगर आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में क्या समानता और क्या डिफरेंस है, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये बताओ। क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अगर आपसे कोई कहे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या सिमिलरिटी है, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सर नींद आ रही है, सो जा बेटा, फिर मत उठियो, सीधे सुबह कल। नहीं कर पाएंगे। करते हैं, करते हैं जल्दी से। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जरा सिमिलरिटी की बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो जो चीजें लिखूंगा मुझे बताना क्या मैं सही लिख रहा हूं। देखो सिमिलरिटी क्या क्या है। डबल मेम्ब्रेन, सर्कुलर डीएनए जो डबल स्ट्रैंड है। बताओ। सर्कुलर डीएनए जो डबल स्ट्रैंड है, बताओ जल्दी से। दोनों में है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, क्लोरोप्लास्ट में भी है। ठीक है, इसमें भी यस, इसमें भी यस, इसमें भी यस, इसमें भी यस। राइबोसोम 70S टाइप, राइबोसोम 70S टाइप प्रोटीन सिंथेसिस। और कोई चीज जो दोनों में कॉमन है, जल्दी बताओ। ये देखो ध्यान से बेटा, ये हो गया, ये हो गया, यस। और कोई चीज जो दोनों में कॉमन है, इनको कहते हैं हम लोग सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है कि कुछ प्रोटीन इसकी बाहर से आते हैं। सम प्रोटीन्स कहां से आएंगी? कम फ्रॉम, कम फ्रॉम साइटोप्लाज्म। कुछ प्रोटीन साइटोप्लाज्म से आती है। क्या यह सही है दोनों के लिए? क्या यह बात सही है दोनों के लिए? बताओ। क्या यह दोनों के लिए सही है बात? यस। और कोई सिमिलरिटी तुम्हें पता हो? पोरिंस, पोरिंस बेटा दोनों में होंगी। हां, आउटर मेम्ब्रेन पे यस, है ना? कहां पर है? आउटर मेम्ब्रेन पर। और कोई चीज? आउटर मेम्ब्रेन पर। अच्छा, डिवीजन करेंगे? डिवीजन, हाँ बिल्कुल करेंगे। डिवाइड करते हैं दोनों। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आपके सिलेबस में माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्लियरली लिखा है डिवाइड करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में लिखा नहीं है, लेकिन जो प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट का चैप्टर है ना, वहां पर लिखा है। अगर आप मेरी बात समझ पाओ, इसे कहते हैं एनसीईआरटी की नॉलेज होना। आप जब प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में साइटोकाइनिन पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि वहां पर क्या होता है बेटा, हमारे पास
क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करता है किसकी वजह से? साइटोकाइनिन की वजह से। यस यस, दोनों में F0 F1 ETS होता है बेटा। यस, दोनों में ETS होता है, F0 F1 होता है ना? पर उसको हम बाद में लिखेंगे क्योंकि वो जब डीप, थोड़ा सा और डीप हो जाता है। अब हम आ जाते हैं क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को लेके डिफरेंस। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस बताओ। हाँ भाई, कोई डिफरेंस तुम्हें पता हो? सबसे पहला डिफरेंस, ये विजिबल है विदाउट स्टेनिंग। विजिबल विदाउट स्टेनिंग। यस, स्टेनिंग के बिना विजिबल होता है, ये विजिबल होगा विद स्टेनिंग। ये छोटे साइज का है, इसका साइज क्या है? स्मॉल है, वैसे तो बड़े साइज का, पर स्मॉलर देन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये साइज लार्ज है इसका। इसमें पिगमेंट होते हैं, इसमें नहीं होते, इसमें पिगमेंट एब्सेंट है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट करता है शुगर सिंथेसिस, शुगर बनाता है। ये क्या बनाते हैं? ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। यस, ये क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, इनमें थाइलाकॉइड होते हैं। थाइलाकॉइड अलग से मेम्ब्रेन है बेटा। इनमें होते हैं क्रिस्टे। ये मेरे पास प्लांट सेल्स में है मेनली, ये मेरे पास प्लांट सेल प्लस एनिमल सेल में है, दोनों में होते हैं। यस, ये दोनों में होते हैं बेटा। थाइलाकॉइड ग्रैना, ग्रैनम में कंफ्यूजन है, ध्यान से देख, एक बार मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। इसको कह रहे हैं थाइलाकॉइड, इनको कह रहे हैं ग्रैनम। इन सारे थाइलाकॉइड को कह रहे हैं ग्रैनम। बहुत सारे ग्रैनम मिला के इन सबको कह रहे हैं ग्रैना। अब ठीक है, अब ठीक है बेटा, अब ठीक है, सही है। एनएडीपी पढ़ाऊंगा बेटा बाद में। अब ठीक है, फोर्थ पॉइंट डिफरेंस का, शुगर बेटा, शुगर, क्योंकि कैसे शुगर बनाता है ना, ये शुगर सिंथेसिस करता है, डार्क एक्शन कर रहा है ना, शुगर सिंथेसिस कर रहा है। ये एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, क्रैब साइकिल, लिंक रिएक्शन, ये सब क्लियर है। एटीपी दोनों में बनती है, एटीपी इसमें बनती है पर इसमें कम बनती है, इसमें एटीपी बनती है ज्यादा। फर्क क्या होगा दोनों की एटीपी में? देखें कौन बच्चा समझदारी से बताएगा। हाँ भाई, कौन बच्चा समझदारी से बताएगा? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की एटीपी सिंथेसिस में क्या डिफरेंस होता है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की एटीपी सिंथेसिस में एक बच्चा बता भी रहा है, क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूं। क्लोरोप्लास्ट जो एटीपी बनाता है वो खुद खर्च करके उससे ग्लूकोज बना लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जब वो एटीपी बनाता है वो दूसरों को देता है बना के, खुद तो यूज जो करना करना ही है, पर दूसरों को देता है। क्लोरोप्लास्ट कहां खर्च कर देता है? शुगर बनाने में। माइटोकॉन्ड्रिया भी खर्च करता होगा, हाँ, अगर उसको मान लो लिपिड बनाना है माइटोकॉन्ड्रिया को तो कर देगा थोड़ा बहुत, पर वो दूसरों को देता है। फर्क समझ में आ गया? यस बेटा, आपकी एनसीईआरटी ने क्लोरोप्लास्ट में लिखा इनर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होती है, वो इनर मेम्ब्रेन को, सॉरी कह रहा हूं लेस परमिएबल होती है, वो इनर को आउटर से कंपेयर कर रहा है।
यस बेटा, इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड और स्ट्रोमल लेमिली लगभग एक जैसी बात होती है। स्ट्रोमल लेमिली और इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड, इन पे क्या होता है, बेसिकली पिगमेंट्स लगे रहते हैं इन पर भी, स्ट्रोमल लेमिली पर, इंटरग्रेनल पर। यस, चलें आगे, नोट कर लो एक बार इसे फटाफट से, नोट कर लो भाई, ये क्वेश्चन बनाएगा अच्छे वाले, यहां से बनेंगे अच्छे क्वेश्चंस। देख लक्ष्य, एग्जैक्ट चीजें ना तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है। जैसे मुझे कल क्या हुआ, एक टीचर ने मैसेज किया कि सर जो सेल जो है वो माल फीजी ने डेवलप किया। भाई वो मान लो मैं किसी बुक की नॉलेज को लाके आपको बता भी दूं, पर वो तेरे सिलेबस में नहीं है, उससे क्या होगा, तुम हमेशा ओपन एंडेड फील करोगे, यार कोई और साइंटिस्ट तो नहीं आ जाएगा, और वो आना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चल रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी करो बेटा। चले आगे बेटा, चलते हैं, नोट कर लो, चले आगे, एनसीईआरटी एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा क्लियर भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट किस में होता है, ग्रीन प्लांट्स में, और कौन से सेल में मिलता है, मीजोफिल सेल। ये क्या होता है, मीजोफिल सेल लीफ का सेल होता है। इनकी मेन शेप कौन सी होती है, लेंथ शेप, ये मेन है ना। बाकी ये स्फेरिकल हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, डी इवन रिबन शेप हो सकते हैं। ऑर्गेनली हैविंग वेरिएबल लेंथ, 5 से 10 की लेंथ है, 2 से 4 की इसकी चौड़ाई है। देयर नंबर वेरीज, एक हो सकता है और 20 से 40 हो सकता है मीजोफिल सेल में, सॉरी मीजोफिल सेल में 20 से 40 है। क्लोमाइडोमोनास एक ग्रीन एल्गा है। अब यहां पर क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्रोमाइडोमोनास को पढ़ने के लिए ग्रीन एल्गी में पढ़ते हैं, नहीं ये होता किस में, ये होता किस में, प्रोटिस्टा में। आगे आ जाओ, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है। किसका है, ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ध्यान सुनेंगे, ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। मतलब ये भी डबल मेम्ब्रेन है और इनर वाली ज्यादा कम परमिएबल है। ठीक है, यस, क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन, उसमें इनर वाली लेस परमिएबल है। तो आउटर वाली में क्या है, पोरिन्स है, आउटर वाली में क्या है, पोरिन्स है। ठीक है, यस, आगे आ जाओ। उसके बाद क्या कह रहा है, द स्पेस लिमिटेड बाई इनर मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मतलब ऐसा नहीं कि फेंके हुए हैं, फ्लैट मेम्ब्रेन के बने हुए सैक हैं, उनको हम क्या बोल रहे हैं, थाइलाक्वाइड्स, प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। थाइलाक्वाइड्स कैसे अरेंज है, देख, थाइलाक्वाइड इस तरीके से अरेंज है, ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। उसमें इसको क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे, सिंगल को कहते हैं ग्रेनम। क्लियर है, यस, सिंगल को कहते हैं ग्रेनम, यस। और इन द इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स, इन एडिशन देर आर मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड स्ट्रोमल लेमेली कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड। मैं थोड़ी सी क्लियरिटी और कर देता हूं, क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी से इसको बता देता हूं। देखो मेरे हिसाब से ये जो एनसीईआरटी लिख रही है वो इस तरीके से लिख रही है, ये जैसे मान लो हम ग्रेनम बना रहे हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये थाइलाकॉइड्स, ये क्या है, ग्रेनम, इस पूरे को कह रहे हैं ग्रेनम। ये सारे क्या है, थाइलाकॉइड है। ये एक और ग्रेनम है,
तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्यूब्यूल जैसा है, इसको वो स्ट्रोमल लेमिली लिख रही है। और ये जो है ना, ये बीच में कोई थाइलाकॉइड है, इसको वो इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड लिख रही है। देखो क्या, अगर आप ध्यान से देखो वो क्या कर रहा है, इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड जो है वो किसको लिख रहा है, देखो क्या लिख रहा है, पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना और इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इन एडिशन देर आर स्ट्रोमल लेमिली। स्ट्रोमल लेमिली, तो ये डायग्राम जो है इसको ठीक कर देते हैं आपके लिए, ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आप क्या होगा, इसको भी ये क्या कर रहा है, मेरी बात सुनो, इस वाले को चेंज कर देते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बैठ नहीं रहा है, नहीं तो वो कुछ पूछ देगा गड़बड़। वो इसको कह रहा है, इसको इंटरग्रेनल ऐसा कुछ, और इस वाले को और इसको स्ट्रोमल लेमिली कह रहा है। अब ठीक है, अब ठीक बैठ जाएगा। यस, यस, पाइल्स का मतलब होता है वो लगाना, जैसे मान लो और रोटी के ऊपर रोटी ऐसे लग के पूरा वो बना देना, पाइल्स मतलब एक पूरा का पूरा वो बना देना, ग्रुप बना देना इस तरीके से। यहां तक ठीक है? यस, पहाड़ बना देना। यस, अब ठीक है? हाँ, क्लियर है? यस, ये सही बैठ जाएगा आपके लिए। चलो आ जाओ, और हम लोग ये पढ़ेंगे भी उसमें, क्या नाम है, फोटोसिंथेसिस में। आ जाओ। उसके बाद क्या कह रहा है, द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड स्ट्रोमा। कहां गया? स्ट्रोमा होना चाहिए ना। अच्छा, ल्यूमन कह रहे हैं, अंदर की जगह को ल्यूमन कह रहे हैं। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स। कौन से एंजाइम की बात हो रहा है? जो कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, कौन से एंजाइम की बात हो रहा है? रुबिस्को की। और प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? डीएनए। सही है। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। अब यहां पर इसने मॉलिक्यूल्स लिखा है, मैं रिपीट कर देता हूं फिर से। माइटोकॉन्ड्रिया में एक ही डीएनए हो सकता है, इसमें हो सकता है एक से ज्यादा हो, पर इस चीज को वो कुछ बुक्स में लिखते हैं, तो इसलिए यहां पर इसने डीएनए मॉलिक्यूल्स लिख दिया है ना। एंड राइबोसोम्स, क्या है? राइबोसोम्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड। कहां प्रेजेंट है पिगमेंट? थाइलाकॉइड में। राइबोसोम कौन से वाला है? 70s का है, जबकि साइटोप्लाज्म में 80s होता है। यहां तक कोई दिक्कत? बच्चे, स्ट्रोमा लिक्विड को कहते हैं, एक मिनट रुक भाई, इधर देख, इधर सुन ध्यान से, इधर देख, मेरी तरफ देख। ये जो लिक्विड है ना, इस लिक्विड को स्ट्रोमा कह रहे हैं, इस लिक्विड को कह रहे हैं स्ट्रोमा। इसको कह रहे हैं स्ट्रोमल लेमिली। ये जो थाइलाकॉइड जैसा पतला सा है, ये स्ट्रोमल लेमिली। और ये जो बीच में कोई थाइलाकॉइड है, इसको इंटरग्रेनल कह रहा है। ठीक है। यहां पर एंजाइम है किसके? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए। एनसीईआरटी डीएनए मॉलिक्यूल्स लिख रही है, क्योंकि कुछ बुक में लिखा हुआ है ये कि एक से ज्यादा डीएनए होता है प्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में, पर एकदम क्लियरली नहीं लिख रहे, इसलिए हम बताते नहीं है। यहां तक ठीक है? कोई दिक्कत किसी को? लास्ट पॉइंट डिफरेंस का रिपीट कर देता हूं। देख, मेरी बात सुन। एटीपी क्लोरोप्लास्ट भी बनाता है, पर वो एटीपी खुद खर्च कर लेता है जितना उसे चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाता है वो पूरे सेल को देता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। यस, अब ठीक है? किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत? अब हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोस्केलेटल। देख लो बेटा, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्या पढ़ने जा रहे हैं? साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स। रेडी? चालू करें। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और सबसे बढ़िया टॉपिक्स में से एक है। चलिए चालू करते हैं, स्टार्ट करें। यस बेटा, लक्ष्य मॉलिक्यूल्स लिखना, मल्टीपल नहीं है। उसने अगर वो लिख देता मैनी डीएनए, समझ ध्यान से, अगर एस को लेके तू करेगा तो परेशान हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे कई चीजें होती हैं जो मुझे लिमिट करनी है, कि यहां तक बताना, यहां के आगे नहीं बताना। क्योंकि क्या होगा, सब आपको बताने से क्या होगा, ओपन एंडेड हो जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे को जो बीएससी भी कर रहे होंगे, या वो अपनी किसी ऐसे भाई बहन से बात करें जो बीएससी कर रहे होते हैं,
उनकी नॉलेज ओपन एंडेड होती है, ऐसा हो सकता है। हम क्या करते हैं, नॉलेज के अराउंड बाउंड्री बनाते हैं ताकि आपको याद करना आसान हो। समझ में आ रहा है? यस। और आप हमेशा याद रखो कि जो आप यहां पढ़ रहे हो इससे थोड़ा अपर वर्जन हर जगह होता है ना। अगर मैं कहूं कि नहीं मैं आपको पीएचडी करा रहा हूं या मैं आपको एमएससी करा दूंगा, ये सब झूठ फरेब टाइप की बात होती है। रियलिटी क्या होती है कि हम जो 11th-12th के सिलेबस में पढ़ाते हैं, इनका अपर वर्जन बहुत सारी जगह मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि हमने वो कम पढ़ा। ऐसा ही तो तुमको आज 11th-12th में 6th का सिलेबस देख के फील होता होगा ना। 6th के सिलेबस में भी तो यही फील होता है देख के कि जो हमने 6th में पढ़ा यार वो तो बेकार था, वो तो बहुत छोटा सा था, वो तो शायद गलत था। समझ आ रहा है? ऐसे ही जब हमें एक लिमिट आपके लिए सेट करनी है बस। ठीक है बेटा? यस यस बेटा, लोग डरा रहे हैं तुम्हें टफेस्ट और उसके नाम पे। हम डरा नहीं रहे, तुझे पढ़ा रहे हैं, तुझे टफ के लिए तैयार कर रहे हैं, बस इतना फर्क है। हमारे में और में बस एक डिफरेंस यही है, हम टफ के लिए तैयार कर रहे हैं, कुछ लोग डरा रहे हैं। चलो पढ़ते हैं। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स क्या है, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक्चुअल में क्या हुआ था कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, ये प्रोकैरियोटिक होता है, ये छोटा होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल बड़ा होता है। अब यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे प्रोटीन के बने हुए धागे होते हैं। ऐसे ये प्रोटीन के बने हुए धागे होते हैं, धागे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के बने हुए, है ना। थ्रेड को हम कहते हैं फिलामेंटस। प्रोटीन के बने हुए धागे होते हैं जो सेल को अंदर से सपोर्ट देते हैं और बहुत सारे फंक्शन में मदद करते हैं। इसीलिए देखो, आप समझो ध्यान से, यहां पर वर्ड लिखा है स्केलेटल, तो स्केलेटल वर्ड यहां पर सपोर्ट से आएगा। और साइटो का मतलब है मेरे पास साइटोप्लाज्म सेल। सेल यहां पर मतलब साइटोप्लाज्म में होते हैं ये। तो साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर, मतलब यहां पे साइटो का मतलब है इनसाइड सेल। तो सेल के अंदर कुछ ऐसे धागे होते हैं प्रोटीन के बने हुए जो उसको सपोर्ट करते हैं, और वो एक यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास ये किसमें प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं किसमें, इन यूकैरियोटिक सेल। इसका मतलब प्लांट सेल में भी होंगे यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में सभी तरह का सेल आ जाएंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई सब आ जाएंगे। प्लांट सेल, एनिमल सेल, है ना, प्रोटिस्ट आ जाएंगे, सभी तरह के फंजाई, सब कोई आ जाएगा। सभी तरह के सेल्स में ये होते हैं। ठीक है। अब ये किस नेचर के, किस केमिकल के बने हुए हैं, प्रोटीन नेचर के हैं। कैसे हैं, प्रोटीनेशियस हैं, प्रोटीनेशियस है, लॉन्ग थ्रेड जैसे हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक हैं। इसीलिए हम एक वर्ड यूज करते हैं फिलामेंटस। अब क्या होता है बेटा, ये जुड़कर, जैसे मान लो ये एक धागा है, ये जुड़कर आपस में एक नेटवर्क भी बना लेते हैं। फिलामेंटस हैं एंड क्या बनाते हैं, नेटवर्क, साथ में काम करते हैं। तो क्या बना लेते हैं, एक तरह का नेटवर्क बना लेते हैं। तो इनके अगर हम रोल की बात करें, ये क्या काम करते हैं समझो। इनके अगर हम रोल की बात करें तो एक तो ये सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट देते हैं। दूसरा, ये शेप मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, शेप मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं, जैसे एनिमल सेल में है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चों ने कभी सोचा होगा कि मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, क्या प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, आप कहोगे हाँ सर। मैं कहूंगा एनिमल सेल में होती है, आप कहोगे नहीं सर। तो एनिमल सेल में कुछ तो ऐसा होता होगा जो उसे सपोर्ट दे। एक सपोर्ट देने के लिए मान लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन हो गई। क्या उसके अलावा कुछ और होते हैं, हाँ, प्रोटीन के बने हुए कुछ धागे होते हैं जो उसको अंदर से क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं। अंदर से क्या देते हैं, सपोर्ट देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अंदर से क्या देते हैं बेटा, सपोर्ट देते हैं। यस। तो सपोर्ट देने का काम हो गया, शेप देने का काम हो गया। उसके अलावा मूवमेंट एंड मोटिलिटी,
मूवमेंट का मतलब होता है चलना एंड मोटिलिटी। ये मूवमेंट और मोटिलिटी में मदद करते हैं। अगर मैं इन धागों को 3 ग्रुप में डिवाइड करूं, मेरी बात समझो ध्यान से, मेरी बात देखो इधर। मेरे पास ये बॉटल है, तो बॉटल का ये डायामीटर है और ये मार्कर का डायामीटर है। इसका डायामीटर और इसके डायामीटर में फर्क है ना, ये ज्यादा है इसका डायामीटर, इसका कम है। तो डायामीटर के हिसाब से इनको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। ये क्या होते हैं बेटा, 3 कैटेगरी में होते हैं। जैसे मैं आपको इनका एग्जांपल समझाता हूं। किसी भी सेल में, किसी भी सेल में ये जो स्ट्रक्चर है फ्लैजिला, इस फ्लैजिला में एक धागों का बना हुआ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बीच में धागे का बना होता है ऐसा बीच में, ये ठीक है। ये समझो, ये हमारे पास है, ये तो ये धागे का बना हुआ, ये हमारे पास है। तो ये हमारे पास मेम्ब्रेन हो गई, है ना। तो ये वो प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर है, समझो, ये वो प्रोटीन के बने हुए स्ट्रक्चर है। तो ये साइटोस्केलेटल है, ये क्या है, साइटोस्केलेटल है। तो ये फ्लैजिला में हो गया, यस और नो। अब ऐसे ही मान लो आपके पास ये अमीबा है, अमीबा है। तो अमीबा में क्या होता है, सूडोपोडिया बनाने के लिए इस तरीके के धागे होते हैं, इन्हें कहते हैं एक्टिन फिलामेंट। क्या बोलते हैं, एक्टिन फिलामेंट, यस और नो। तो इसका मतलब ये हो गया, अलग अलग तरह के धागे होते हैं जो अंदर से शेप सपोर्ट वगैरह देते हैं। तो ये हमारे पास 3 टाइप के होते हैं बेटा, 3 टाइप के होते हैं डायमीटर के हिसाब से। 3 टाइप के हैं, देखो कैसे। सबसे पहले हमारे पास है, उनका डायमीटर सबसे कम है और वो सॉलिड है अंदर से, ऐसे अंदर से सॉलिड है। उसको कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। क्या बोलते हैं, माइक्रोफिलामेंट। इसका एक और नाम है एक्टिन फिलामेंट। क्या नाम है, एक्टिन फिलामेंट। और ये अंदर से सॉलिड होता है, सॉलिड मतलब, हाँ भाई सॉलिड बताओ, हाँ इस तरीके से, खोखला नहीं होता। और इसका डायमीटर कितना होता है, इसका डायमीटर होता है 5 नैनोमीटर। आप सोचो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। तो इसका डायमीटर है 5 नैनोमीटर, एक्टिन फिलामेंट, यस, समझ में आ रहा है। दूसरा हमारे पास इससे थोड़ा ज्यादा डायमीटर होता है, यस, ऐसे थोड़ा ज्यादा है। उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये दोनों तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा है नहीं, तुम्हारे सिलेबस में इन शॉर्ट इनको कहते हैं आई एफ, ठीक है। आई एफ, मेरी बात समझना ध्यान से, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। ये बॉटल जो है इसका एक डायमीटर है, ये एक हो गई। इसी डायमीटर की एक और प्रोटीन होगी, उन सबको एक कॉमन ग्रुप में डाल दिया है। ऐसे ही क्या है, 10 नैनोमीटर जिसका डायमीटर है, जिसका डायमीटर 10 नैनोमीटर है, उन सबको मैंने क्या किया है, एक ग्रुप में डाल दिया है। एक ग्रुप में क्या किया है, डाल दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एक ग्रुप में हमने डाल दिया है। चलें बेटा, चलो आ जाओ। इसके अलावा
जो तुम्हारे सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है उनको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट, सेकंड, और ये हमारे पास क्या आ गया? थर्ड, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं। हमें तीन तरह के हैं। यस, मैं टाइप रिपीट कर देता हूं, मेरी बात समझो ध्यान से। तुम्हारे सिलेबस में ये जो धागे हैं ना, पहले समझो साइटोस्केलेटल एलिमेंट बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन के बने हुए कुछ धागे होते हैं जो एक नेटवर्क भी फॉर्म करते हैं, बहुत सारा फंक्शन करते हैं। मेन फंक्शन है सपोर्ट, चलने का, इस तरह का काम करते हैं। फ्लैजिला, सीलिया, सूडोपोडिया ये बनाने में मदद करते हैं। इन सबको हम नाम देते हैं साइटोस्केलेटल। इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायामीटर। इनका क्या डायामीटर है? डायामीटर के हिसाब से सबसे कम वाले को कहते हैं माइक्रोफिलामेंट। माइक्रो मतलब पतला, तो उसका 5 नैनोमीटर का डायमीटर है। उसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, और उसके बाद आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सिलेबस में, सबसे ज्यादा यही दे रखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। माइक्रोट्यूब्यूल नाम बता रहा है, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब जैसा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। इसका डायमीटर कितना होता है बेटा? 25 नैनोमीटर। इसका डायमीटर कितना हो गया? 25 नैनोमीटर। इसका कितना हो गया? 10 नैनोमीटर। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे आपने ये देखा, मेरी बात सुनना, आप ये न्यूक्लियस जानते हो? ये न्यूक्लियस है। एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट सुना है? हाँ, ये वही एक्टिन फिलामेंट, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट देने के लिए एक प्रोटीन मिलती हैं। ऐसे प्रोटीन मिलती हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अंदर से सपोर्ट देती हैं। तो इनका नाम होता है लेमिन्स। क्या होता है? लेमिन्स। ये प्रोटीन फिलामेंट है, फिलामेंट है जो सपोर्ट करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। सपोर्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? सपोर्ट करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? तो लेमिन्स क्या है? लेमिन्स क्या है हमारे पास? लेमिन्स क्या है? प्रोटीन फिलामेंट है जो सपोर्ट करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। जो सपोर्ट करते हैं किसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सपोर्ट करते हैं। क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं कि लेमिन्स का जो डायामीटर है, इन प्रोटीन का डायामीटर 10 नैनोमीटर है। 10 नैनोमीटर इनका डायमीटर। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा ये किस कैटेगरी में आएंगे? मुझे बताओ ये किस कैटेगरी में आएंगे? इंटरमीडिएट में आएगा? इंटरमीडिएट में आएगा, नहीं आएगा? यस और नो? यस और नो? यस। तो लेमिन्स हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट में आ रहे हैं। यस, क्लियर है? देखो क्या कह रहा है एनसीईआरटी, क्या लिख रही है? एनसीईआरटी लिखती है इलॉबरेट। इलॉबरेट मतलब काफी बड़ा स्ट्रक्चर, इलॉबरेट मतलब काफी ज्यादा, फिलामेंटस मतलब धागे जैसा, प्रोटीन का बना हुआ। जो क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल, सेकंड माइक्रोफिलामेंट, थर्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट। कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। इनको क्या बोलेंगे? साइटोस्केलेटन। ठीक है। द साइटोस्केलेटन इन सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज सपोर्ट दे रहा है, मोटिलिटी दे रहा है, और शेप दे रहा है। क्या कोई दिक्कत है यहां तक? क्या यहां तक कोई दिक्कत है? आप देख लो, यहां तक कोई दिक्कत है? यही चीज एनसीईआरटी लिख रही है, पर वो ये नहीं बता रही है तीन टाइप के होते हैं। माइक्रो इनके डायमीटर नहीं बता रही है, हम डायमीटर बता रहे हैं जानबूझ के, ताकि आपको क्लासिफाई करना आसान रहे। आपको क्लासिफाई करना आसान रहे, इसलिए हम लोग डायमीटर बता रहे हैं। ठीक है, चलें आगे चलें।
आगे चले बेटा फटाफट से। यस, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताते हुए चलूंगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। अब पूरा फोकस रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपने समझना है। तो हमारे पास आ गए साइटोस्केलेटन। कौन बताएगा साइटोस्केलेटन किस चीज का बना हुआ है? सर प्रोटीन का बना हुआ है। क्या है? धागे जैसा है। ठीक है सर, साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में एक हमारे पास क्या है? एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट क्या काम कर रहा है, कौन बता रहा है? तुम्हारे पास एनसीईआरटी में ये टॉपिक रिपीट भी करता हूं, बोलता हूं एनसीईआरटी से देखो। एक्टिन फिलामेंट को माइक्रोफिलामेंट भी कह रहे हैं। ये काम करता है सूडोपोडिया वाली मूवमेंट में। किसमें हेल्प करता है? किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन हेल्प इन सूडोपोडियल मूवमेंट। ठीक है, किसमें हेल्प करता है? सूडोपोडियल मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, यस। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं। फर्स्ट आ गया एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट। इसने हेल्प करा सूडोपोडिया की मूवमेंट में। किसमें मदद कर दिया? सूडोपोडियल मूवमेंट में। किसमें? अमीबा में। अमीबा में ये जो सूडोपोडिया बनते हैं इसमें मदद करता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके इंटरमीडिएट फिलामेंट। इसका एग्जाम्पल है लेमिन्स, जो सपोर्ट करते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। कौन बच्चा बताएगा कि सेल डिवीजन के टाइम पर क्या मुझे लेमिन्स को तोड़ देना चाहिए कि नहीं? यस और नो, सोच के बताना। सेल डिवीजन के टाइम पर मुझे लेमिन्स को तोड़ देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मुझे न्यूक्लियर एनवलप तोड़ना है। सोच पा रहे हो बातें? यस सर। तीसरा हमारे पास जो है वो है माइक्रोट्यूब्यूल। अब आपको समझना पड़ेगा कि माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, कैसे काम करता है। उसके लिए आपको क्या करना है? ये आपके पास एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन के नाम याद करो पहले। इस प्रोटीन का नाम है अल्फा ट्यूब्यूलिन। इसका नाम है बीटा ट्यूबुलिन। अब समझना, अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन है। मैंने ये लगा दी इस तरीके से, ऐसे मैं अल्फा ट्यूबुलिन को लगाता जा रहा हूं, ऐसे इस तरीके से लगाता जा रहा हूं। और मैं कितनी लगाऊंगा? 13। मैं कितनी लगाऊंगा? 13 लगाऊंगा। ऐसे कितनी हो गई अभी? लगा दो 13। कितनी लगा दी मैंने? 13 हो गई नहीं? कितनी हो गई भाई? 13 हो गई? काउंट कर लें एक बार? कर लेते हैं।
चलो 13 हो गए, ठीक है, हमारे पास क्या हो गए, 13 हो गए। अब क्या किया हमने, इसके नीचे एक और सर्कल है जिसमें ये 13 ये वाली लगी हुई है, फिर उसके नीचे एक और सर्कल है जिसमें 13 ये लगी हुई है। इस तरीके से पूरा का पूरा सिलेंडर बन गया। इस तरीके से पूरा का पूरा क्या बन गया है बेटा, सिलेंडर। आप समझो मैं क्या कर रहा हूं। पूरा का पूरा ऐसे ये बन गया ऐसे। तो ये जो सिलेंडर बना ना, इसको कह रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो अल्फा ट्यूबलिन एक प्रोटीन है और ये एक तरह का मोनोमर है। मोनोमर मतलब इसको रिपीट करते हैं। बीटा ट्यूबलिन भी प्रोटीन है, ये भी एक तरह का मोनोमर है। मोनोमर मतलब इसको रिपीट करते हैं। अब हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास ये जो एक सीधा धागा, ये वाला, ये देख ध्यान से, ये मेरे पास एक सीधा धागा, एक ये हो गया ऐसे। ऐसे करते करते 13 धागे हैं। इस एक धागे को कहते हैं, इस एक को कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। इसको कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। तो अगर आप मेरी बात समझ पाए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखो क्या क्या कर रहे हैं हम। हमारे पास अल्फा और बीटा ट्यूबलिन है, उससे हमने बनाया प्रोटोफिलामेंट। अब अगर मैं 13 प्रोटोफिलामेंट लिख दूं, 13, 13 इंटू प्रोटोफिलामेंट लिख दूं, तब मेरे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल आ जाएगा। तब मेरे पास एक माइक्रोट्यूब्यूल आ जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्या यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस। 14 हो गया, 13 कर ले भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, यस। फिर रिपीट कर देता हूं, सुन ध्यान से। ये एक प्रोटीन है अल्फा ट्यूबलिन, ये मैंने कितनी लगा दी, 13। फिर मैंने इसी तरीके से इसके नीचे 13 ये लगा दी, फिर 13 ये, ऐसे अल्टरनेट जा रहा हूं। तो अल्फा बीटा ट्यूबलिन को मैंने ऐसे लगा दिया, सिलेंडर बन गया। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, फिर से देख। ये मान ले बॉटल है, इस बॉटल पे 1 2 3 4 ऐसे करके 13 लगा दिए। ये अल्फा लगा दी, फिर इसके नीचे बीटा लगा दी, फिर अल्फा लगा दी, ऐसे सिलेंडर बनता चला गया। समझ आ रहा है? ऐसे सिलेंडर बनता चला गया कि नहीं चला गया? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बता जल्दी से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने क्या किया ये देखिए, यहां समझ। मेरे पास ये अल्फा ट्यूबलिन है, ये, इसके बाद बीटा ट्यूबलिन, फिर अल्फा ट्यूबलिन, कितने कितने आ रहे, 13 13। अब मैंने क्या किया, इस इस अल्फा बीटा अल्फा वाले इस एक को प्रोटोफिलामेंट कह दिया। ऐसे कितने प्रोटोफिलामेंट लिए मैंने, 13। तब जाकर एक माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। एक माइक्रोट्यूब्यूल में 13 धागे हैं। क्या समझ में आ गया? जल्दी बताओ, क्लियर है? क्या क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। क्या क्लियर है? यस। अब जरा सुनना ध्यान से। इसका डायमीटर कितना होगा, कौन बताएगा? दिस डायमीटर इज 25 नैनोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है जिसको मैं माइक्रोट्यूब्यूल बोल रहा हूं।
ऐसा। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसको माइक्रोट्यूब्यूल कह रहा हूं, है कि नहीं? यस, यस, इसको माइक्रोट्यूब्यूल कह रहा हूं। और इसमें मेरे पास ऐसे कितने हैं? 13। है ना, ऐसे 13 है, ऐसे इसमें भी 13 है। ठीक है, अब क्या है बेटा, ये माइक्रोट्यूब्यूल है। अब ये माइक्रोट्यूब्यूल अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, सुनना ध्यान से। यही माइक्रोट्यूब्यूल अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जैसे मैं आपसे क्या बताता हूं, सुन, ध्यान सुनिए। मैंने क्या किया, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल बना लिया, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल बना लिया। अब मैं ऐसे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल लगाकर सीलिया बनाऊंगा, फ्लैजिला बनाऊंगा, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। अब इस एक माइक्रोट्यूब्यूल में कितने धागे हैं? 13। 1 2 3, 13 धागे हैं। ठीक है, उन 13 धागों में कौन सी प्रोटीन है? अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन। यहां तक समझ में आ रहा है? अब ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ऐसे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल लगाकर मैं स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा। तो मैं कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाता हूं? तो माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म स्ट्रक्चर। क्या क्या स्ट्रक्चर बनाता है वो? सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाता है वो सीलिया एंड फ्लैजिला, क्योंकि दोनों में इक्वल नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, इसलिए दोनों को साथ लिखते हैं। दोनों का रोल अलग अलग है, सीलिया और फ्लैजिला। ये किसके बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल के। माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना है? प्रोटोफिलामेंट का। प्रोटोफिलामेंट किसका बना है? अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सीलिया और फ्लैजिला, ठीक है, सही है। अब आते हैं बेसल बॉडी एंड सेंट्रियोल। इनका भी स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही है। सेकंड, और तीसरा स्ट्रक्चर है स्पिंडल फाइबर। ये नोट कर लो। अब हम सीलिया फ्लैजिला बताएंगे पहले। हो गया? नहीं, लेक्चर खत्म कैसे? आप कल पर कैसे पढ़ेगा भाई? सीलिया फ्लैजिला तो आज ही पढ़ने का अपने को। जल्दी पढ़ो, पिटाई कर दूंगा मैं। रोते रहते हो, पहले रोते रहते हो कि सर मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और फास्ट पढ़ाइए। अब तुम रोते रहते हो कि छोड़ दो। सीलिया फ्लैजिला पढ़ेंगे भाई पहले, क्योंकि कल न्यूक्लियस पढ़ाना ना बेटा। आ जाओ, पढ़ें सीलिया और फ्लैजिला। आ जाओ, 5-7 मिनट। नहीं रोएंगे सर हम। आ जाओ। स्पेलिंग ही गलत आ रही है।
चलो चालू करो, सीले फ्लैजिला के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करें। हाँ, आ जाओ। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, फ्लैजिला जो होता है ना, फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन सिंगल सेल। सिंगल सेल में होता है। और किसके लिए होता है? मूवमेंट के लिए। किसके लिए होता है? मूवमेंट के लिए। किसके लिए होता है? मूवमेंट के लिए। ठीक है, किसके लिए होता है? मूवमेंट के लिए होता है। समझो ध्यान से। ठीक है, सिंगल सेल का फीचर है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एग्जाम्पल के लिए ये क्लमाइडोमोनास है। क्लमाइडोमोनास सिंगल सेल का होता है, ऐसा ऐसा। सही है। क्लमाइडोमोनास क्या होता है? सिंगल सेल का होता है। तो उसमें फ्लैजिला है। ये चीज क्या है बेटा? ये फ्लैजिला है। दिस इज फ्लैजिला। अब मान लो मैं ह्यूमन की बात करता हूं, ह्यूमन की। तो ह्यूमन कैसा है? मल्टी सेलुलर है। तो क्या इसमें फ्लैजिला होगा? हां होगा। किसमें होगा? किसमें होगा? इसके स्पर्म में। स्पर्म कैसी स्टेज हो गई? यूनिसेलुलर स्टेज हो गई। तो आपको मेरी बात समझ में आई है कि नहीं आई? पहले ये समझो। आपको ये समझना है कि फ्लैजिला हमेशा सिंगल सेल में होता है। किस में प्रेजेंट होता है? सिंगल सेल में। फ्लैजिला हमेशा किस में प्रेजेंट होगा? सिंगल सेल में। या तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? सर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें फ्लैजिला हो सकता है, यस और नो। और अगर मेरे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर मेरे पास ऑर्गेनिज्म कैसा है, अगर मेरे पास ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अगर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो तो उसमें फ्लैजिला कहां पर होगा? उसकी यूनिसेलुलर स्टेज में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला कहां है बेटा? उसकी यूनिसेलुलर स्टेज में। कहां पर है? उसकी यूनिसेलुलर स्टेज में। जैसे मान लो ये एल्गी है, तो एल्गी भी फ्लैजिला जब बनाती है, सॉरी जूस्पोर बनाती है, तो ये जूस्पोर उसकी सिंगल सेल की स्टेज है। तो ये जो एल्गी है ये खुद कैसी है? सर ये मल्टी सेलुलर है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की यूनिसेलुलर स्टेज में फ्लैजिला होता है। यूनिसेलुलर स्टेज में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पहले बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो आपको यह समझना है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला, जो मैं यहां लिख रहा हूं, और एक स्ट्रक्चर होता है सीलिया। फ्लैजिला सही है, थोड़ा बड़ा होता है साइज में, ऐसा है मान लो। तो लार्ज इन साइज है, लार्ज इन साइज होता है। ये मूव करता है सेल को। मूव करता है किसको? सेल को। ठीक है। और ये हमेशा क्या होगा? ये प्रेजेंट होगा किसमें? प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म एंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सिंगल सेल स्टेज में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के किस में? सिंगल सेल स्टेज में। सिंगल सेल स्टेज में। यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक समझ में आ रही है?
अब मान लो सीलिया की बात करते हैं, तो सीलिया छोटा होता है, जैसे बहुत सारा होता है, ऐसे बहुत सारा होता है, और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे सीलिएटेड एपिथीलियम होती है ना ट्रैकिया में, वहां भी प्रेजेंट होता है ऐसे। तो सबसे पहले ये छोटे साइज का होता है, स्मॉल इन साइज है, ठीक है, छोटे साइज का होगा। कैसा होगा? छोटे साइज का। सीलिया कैसा होता है बेटा? स्मॉल इन साइज होता है। दूसरा क्या होगा? समझो मेरी बात, समझो, आप लोग समझना पड़ेगा। देखो, सीलिया आपने पैरामीशियम में देखा है। पैरामीशियम में जो सीलिया होता है वो क्या करता है, ध्यान से सोचना इस बात को। वो क्या करता है, जैसे नाव चलाने के लिए वो चप्पू चलाते हैं ना, वैसे काम करता है। तो वो क्या करता है, वो सेल को भी मूव करता है, मीडियम को भी मूव करता है। फ्लैजिला कैसे काम करता है? जैसे मान लो आपके पास ये सेल है, मेरी बात समझो, मान लो आपके पास ये सेल है और इस पर ये फ्लैजिला लग गया, ये बड़ा है, तो ये ऊपर जाएगा, सेल नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, सेल ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है? फ्लैजिला सेल को मूव करता है। सीलिया क्या करता है? काम करता है ओर की तरह से। तो छोटे साइज का होता है, वर्क लाइक ओर। कैसे काम करता है? ओर की तरीके से, चप्पू की तरीके से। एंड मूव करता है किसको? सेल को एंड मीडियम को, सेल को और मीडियम को। और ये मल्टी सेलुलर में भी प्रेजेंट होता है सीलिया। अब फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर नोट में कि फ्लैजिला जो है ना बेटा, फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट है किसमें? प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बोथ। बट प्रोटीन डिफरेंस है। पर क्या अलग है बेटा? पर क्या अलग है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है दोनों का। स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता, अलग होता है। मतलब यूकैरियोट के फ्लैजिला और प्रोकैरियोट के फ्लैजिला का स्ट्रक्चर अलग होता है। सीलिया सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। सीलिया ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। इस बात में कोई डाउट है? मैं आपको बार बार ठीक से समझा रहा हूं, या तो फ्लैजिला सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होगा या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की सिंगल सेल स्टेज, जूस्पोर हो गया, या हमारे पास क्या हो गए, गैमेट्स हो गए। इनमें से किसी में भी हो सकता है। क्लियर है? लार्ज साइज का होता है, सेल को मूव करता है। ये कैसे काम करता है? और जैसा ये सेल को भी मूव करता है, मीडियम को भी मूव करता है। जैसे ये देखो, ये अगर मीडियम को मूव करेगा, आपने पढ़ा है फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब पढ़ा है। फेलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथीलियम होती है, किसको मूव करती है? मीडियम को। तो एग मूव करेगा। जैसे हमने क्या पढ़ा था, ये फेलोपियन ट्यूब है, तो यहां पर सीलिएटेड एपिथीलियम है। अब ये क्या करेगी बेटा? ओवम को मूव करेगी ऐसे इधर। तो कहीं ना कहीं ये सेल को भी मूव करता है, मीडियम को भी मूव करता है। यस और नो? क्लियर है? यस। प्रिंस मैं क्या रिपीट कर दूं बेटा? मैं लिखा हुआ है, मैं डायग्राम के थ्रू रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनियो। डायग्राम के थ्रू रिपीट करूंगा, तेरे को समझ में आ जाएगा। ध्यान सुनियो। हमारे पास ये ह्यूमन है, और ये एल्गी है। ये सब मल्टी सेलुलर है। ह्यूमन की सिंगल सेल स्टेज का नाम है स्पर्म। इसमें फ्लैजिला हो सकता है। ये एक स्पोर बनाता है जो पानी में चलता है, उसे कहते हैं जू स्पोर। ये क्या हो गया? स्पर्म हो गया। ठीक। या इसने गैमेट बना दिया। तो फ्लैजिला या तो स्पर्म में होगा, या जूस्पोर में होगा, या गैमेट में होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है। नहीं तो जैसे एक एल्गी है क्लमाइडोमोनास, ये एल्गी है एक सिंगल सेल की। ये ऑर्गेनिज्म ही सिंगल सेल का है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें फ्लैजिला ऐसे। अब ये
इनका फ्लैजिला है, ये बैक्टीरिया का फ्लैजिला है। तो ये फ्लैजिला बैक्टीरिया का है बेटा। तो जो बैक्टीरिया का फ्लैजिला है वो कैसा होता है मैं तुझे दिखा देता हूं। ये डायग्राम मर्जी है तुम्हारी, बनाना नहीं बनाना, वैसे जरूरत नहीं है। ये बैक्टीरिया है, तो इसके फ्लैजिला में क्या था? ये बेसल बॉडी थी, याद करो, ये हुक था और ये फिलामेंट था। ये तीनों चीजें किसकी बनी थी याद करो? बेसल बॉडी, इसको क्या बोला? हुक, और इसको क्या बोला? फिलामेंट। क्या बोला, याद आया? फिलामेंट। तो ये तीनों किसके बने थे? फ्लैजिलीन प्रोटीन के। तीनों कौन? ये तीन पार्ट, ए बेसल बॉडी, हुक और सी फिलामेंट, ये तीनों बने हैं किसके? फ्लैजिलीन प्रोटीन के। यूकैरियोट्स का फ्लैजिला कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले तो यूकैरियोट्स के फ्लैजिला के बाहर ऐसे मेम्ब्रेन होती है, यहां पर होता है बेसल बॉडी वाला स्ट्रक्चर। फिर एक स्ट्रक्चर बीच में होता है जिसको एक्सोनीम कहते हैं। ये सही है। तो इसमें पहले तो दो ही पार्ट हैं। क्या दो पार्ट हैं? एक तो बेसल बॉडी है और दूसरा पार्ट क्या है? फिलामेंट है। यस, उस फिलामेंट के बाहर ये मेम्ब्रेन है। किसकी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी। और बीच में एक स्ट्रक्चर है, एक्सोनीम कह रहे हैं इसको। तो ये किसका फ्लैजिला है? यूकैरियोट का। तो क्या यूकैरियोट, जो कि ये भी है और ये भी है, इनका फ्लैजिला अलग अलग है कि नहीं? बता, मेरी बात समझ ध्यान से। इनका फ्लैजिला इसके फ्लैजिला से अलग है, क्योंकि बैक्टीरिया के फ्लैजिला में तीन पार्ट है, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। ये तीनों पार्ट बने हैं फ्लैजिलीन प्रोटीन के। यूकैरियोट्स में मेरे पास बेसल बॉडी और फिलामेंट है, फिलामेंट के बाहर मेम्ब्रेन है और यहां पर एक्सोनीम है। समझो इस बात को, आ रही है बात समझ? ठीक है बेटा, नोट करना चाहे बॉक्स बना के कर लेना, तुमको खुद से नोट करने की हैबिट होनी चाहिए ना। तुम्हें क्या लगता है तुम एमबीबीएस में जाओगे तो टीचर नोट्स बनवाता होगा वहां पर? वो सिर्फ समझाएगा जैसे मैं समझा रहा हूं, हो सकता है ऐसे भी ना समझाए। नोट्स तो खुद बनाने हैं ना। अब उसके अलावा सीलिया क्या करता है? सीलिया हमारे पास ऐसा होता है, धागे जैसा ना, ऐसा ऐसा। या तो वो मल्टी सेलुलर में होगा तो सीलिएटेड एपिथेलियम में होगा, यस ऐसे। तो सीलिया किस में होता है? यूकैरियोट्स में मिलता है। सिंगल सेल में भी मिल जाएगा, मल्टी सेलुलर में भी, लेकिन फ्लैजिला हमेशा सिंगल सेल में मिलेगा। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी सिंगल सेल स्टेज में मिलेगा। क्या यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? यस, छुट्टी कर रहे हैं, मैं इसका स्ट्रक्चर, डिटेल स्ट्रक्चर कल पढ़ाऊंगा। पर आपको ये क्लियर हो गया फ्लैजिला और सीलिया? सबको क्लियर है आज? बताओ पहले, यहां तक क्लियर है? पहले बताओ, यहां से आगे पढ़ेंगे, डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फ्लैजिला सीलिया, यहां तक आपको करना है बस। ठीक है, हाँ आज वो मिल जाएगा डोपा, उसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, यस। चलिए एंड कर रहा हूं मैं, कल मिलते हैं। बायो 1 बजे ही बेटा, टाइम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि आप परेशान हो जाओगे फिर। कुछ को पता चलेगा, कुछ को नहीं पता चलेगा, बेस्ट है कि भाई। यस।